हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन 100% देखने को ज़रूर मिलते हैं और इस टॉपिक से ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन बना रहता है और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं बहुत सिंपल वे में इस वीडियो को लेकर आया हूँ। दोस्तों, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखनी है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में बताऊँगा। नेक्स्ट अगली आने वाली वीडियो में विजयनगर साम्राज्य को कवर करा दूँगा। उससे अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहमनी साम्राज्य को कवर करा दूँगा अच्छे से। दोस्तों, दक्षिण भारत का इतिहास 100 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का इतिहास दक्षिण भारत का इतिहास रहा है। और दोस्तों, इसको भी मैं दो टॉपिक में कवर कराऊंगा। पहला संगम काल और दूसरा दक्षिण भारत के राजवंश। दोस्तों, संगम काल 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक का कार्यकाल संगम काल कहलाता है, जबकि 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का काल ये राजवंशों का कार्यकाल। संगम काल में चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश के राजाओं ने शासन किया है, जबकि दक्षिण भारत के राजवंशों में पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश और फिर से चोल वंशों के राजाओं ने शासन किया है। दोस्तों, संगम काल में भी चोल वंशों ने शासन किया है, जबकि दक्षिण भारत के राजवंशों ने भी फिर से दोबारा से चोल वंशों ने वहाँ पर शासन किया है। ये 250 ईस्वी में दोस्तों इनका पतन हो गया था और फिर से 900 ईस्वी में लगभग 9वीं शताब्दी में इनका फिर से उदय हो गया था चोलों का। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मेन मुद्दे को देखते हैं हम। संगम काल, आपको इसी वीडियो में आपको संगम काल को ही तो कवर कराऊंगा, तो इसलिए दोस्तों पहले संगम काल को देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको दक्षिण भारत के राजवंशों को कवर करा दूंगा। दोस्तों, संगम एक संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ सभा होता है। प्राचीन काल में तमिल कवि समय समय पर सभाओं का आयोजन करते थे, जिस कारण इस काल को संगम काल के नाम से जाना जाता है। और सन 100 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी तक 3 सभाओं का आयोजन किया गया है। उन तीनों सभाओं का आयोजन ये पांड्य वंश के शासकों के नेतृत्व में किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इनको देखता हूँ कि इनका स्थान कहाँ कहाँ पर है, उनकी अध्यक्षता किस किसने की है। ये 3 जो बैठक हुई है, ये 3 सभाओं का आयोजन किया गया है, इनकी अध्यक्षता किस किसने की है और इनका स्थान कहाँ कहाँ पर था। इनके क्रम की बात की जाए, प्रथम बैठक, द्वितीय सभा और तृतीय सभा। प्रथम सभा मदुरई में हुई थी, दूसरी कपाटपुरम में हुई थी, तीसरी फिर से मदुरई में हुई थी। दोस्तों, मदुरई पांड्य राजाओं की राजधानी थी, पांड्य वंशों की राजधानी मदुरई थी। ठीक है दोस्तों। इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। अगस्त ऋषि ने की थी पहली सभा की अध्यक्षता। दूसरी सभा की अध्यक्षता भी अगस्त ऋषि ने की थी और तीसरी सभा की अध्यक्षता नक्किरर ने की थी। आगे बात समझो दोस्तों। अब इनकी प्रमुख रचना की बात करते हैं। संगम काल में क्या क्या रचना हुई और किसने रचना की है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, तोल्काप्पियम एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है, जिसकी रचना तोल्काप्पियम ने की थी। ठीक है दोस्तों। और यह द्वितीय सभा में की गई थी। 3 सभा हुई थी ना, मैंने आपको पीछे बताया है, तो जिसमें से दूसरी सभा में इस ग्रंथ का आयोजन किया था। इस ग्रंथ की रचना दूसरी सभा में की गई थी। ठीक है दोस्तों। बाकी जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी तमिल व्याकरण ग्रंथ हैं, उन सभी की जो रचना है वो तीसरी संगम सभा में की गई है। आगे बात समझ में। जैसे कि शिल्पाधिकारम की रचना इलंगो और आदिगल द्वारा की गई है, यह भी तीसरी सभा में की गई होगी। सिंपल सी बात है दोस्तों, जब दूसरी सभा में केवल एक ही रचना की गई है तोल्काप्पियम, तो जितनी भी बाकी बची हुई रचना है वह तो सिंपल सी बात है तीसरी सभा में की गई होगी, और मैंने आपको बता भी दिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। तिरुकुरल और कुरल की रचना किसने की है दोस्तों? तिरुवल्लुवर द्वारा यह लिखी गई है। इसकी रचना तिरुवल्लुवर ने की है, ये भी तीसरी सभा में की गई होगी। और मणिमेखले की रचना सतनार ने की है। नेक्स्ट देखते हैं अब दोस्तों। जीवक चिंतामणि की रचना किसने की है? तिरुतक देवर ने जीवक चिंतामणि की रचना की है। दोस्तों, इनके जो देवता थे, सर्वश्रेष्ठ देवता, तमिलों के सर्वश्रेष्ठ देवता, ये सुब्रमण्यम थे, जिनको मुरुगन भी कहते हैं, सुब्रमण्यम भी इन्हीं को कहते हैं। ये तमिलों के सर्वश्रेष्ठ देवता थे। दोस्तों, ये तो संगम काल की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉमन क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको जो अलग अलग अच्छे से चेर वंश, पांड्य वंश और चोल वंश के बारे में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है दोस्तों। अब हम चेर वंश पे आते हैं। अब हम चेर वंश को देखते हैं। दोस्तों, इन वंशों पर आने से पहले मैं आपको एक बार इनकी भौगोलिक स्थिति दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इनकी भौगोलिक स्थिति देखते हैं अब हम। दोस्तों, वर्तमान का केरल उस समय चेर के नाम से जाना जाता था। चेर का प्रतीक चिन्ह धनुष है दोस्तों। और पांडे की बात की जाए तो वर्तमान में यह तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है, और उस समय इसी को हम पांडे के नाम से जाना जाता था, पांडे राज्य। ठीक है दोस्तों, पांड्य वंश। और इसके प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो मछली, फिश, मछली इसका प्रतीक चिन्ह था।
जबकि चोल की बात की जाए तो उनका प्रतीक चिन्ह बाघ था और ये तमिलनाडु से ऊपर का जो हिस्सा था उस समय चोल शासकों का हिस्सा था, चोल राज्य था। ठीक है दोस्तों, चोल वंशों का वहाँ पर राज था। अब हम अच्छे से आपको चेर, चोल और पांड्य को देखते हैं, जबकि ये आपको दोस्तों ये भौगोलिक स्थिति थी। दोस्तों चेर वंश को देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है, उस समय केरल को ही चेर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों चेर की राजधानी बंजी थी, जिसको हम बंजीपुरम के नाम से भी जानते हैं, और इसी को हम करूर भी कहते हैं। इसके प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो धनुष था। चेर वंश का प्रतीक चिन्ह धनुष था। चेर वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक सेन गुटवन था, जिसने जो कि लाल चेर के नाम से भी जाना जाता था, और इसने पत्नी पूजा की शुरुआत भी की थी। दोस्तों पत्नी पूजा को हम कड़गी पूजा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चेर वंश का एक शासक था आदिग्यमान, इसने गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। नेक्स्ट देखते हैं, चेर शासक आदिग्यमान ने गन्ने की खेती शुरू की थी, मैंने आपको बता दिया है। और फाइनली दूसरी शताब्दी में धीरे धीरे चेर शक्तियाँ यहाँ पर ख़त्म हो गई, चेर शक्तियों का पतन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों चोल वंश। चोल वंश का इतिहास दूसरी और तीसरी शताब्दी में देखने को मिलता है, और पांड्यों की शक्तियों के कारण चोल वंश का पतन हो गया। दोस्तों फिर से 9वीं शताब्दी में चोलों का उदय होता है, और चोल राज्य को कोरोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इनके प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो बाघ इनका प्रतीक चिन्ह था, और राजधानी इनकी कावेरीपट्टनम इनकी राजधानी थी। दोस्तों संगमकालीन चोल वंश में पहला सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था दोस्तों? करिकाल था। ठीक है दोस्तों, चोल वंशों का पहला सबसे प्रसिद्ध शासक करिकाल था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इनके प्रभावशाली शासक की बात की जाए तो करिकाल और एलारा इनके प्रभावशाली शासक थे। अब हम दोस्तों करिकाल और एलारा से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में वो कवर कराएंगे। दोस्तों हम करिकाल को देखते हैं। यह चोलों का पहला महानतम शासक था, और यह श्रीलंका से 1200 गुलामों को बंदी बनाकर भारत लेके आया था, और इसने ही कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था। और दोस्तों इसी ने ही पुहार बंदरगाह भी बनवाया था, जिसको हम कावेरीपट्टनम के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, एलारा की बात की जाए तो एलारा इस चोल ने 50 वर्षों तक श्रीलंका पर शासन किया है। दोस्तों आपके एग्जाम में करिकाल और एलारा से यही क्वेश्चन बनते हैं, और ये मैंने कवर करा दिया है। दोस्तों अब नेक्स्ट वंश देखते हैं हम, पांड्य वंश। ठीक है दोस्तों, पांड्य वंश। दोस्तों इस राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया था, और इस राज्य का शासन स्त्री के हाथों में था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी की बात की जाए तो मदुरई है, जहाँ पर जो कि सभा हुई थी ना, 2 सभा मदुरई में हुई थी। ठीक है दोस्तों, पहली और तीसरी सभा मदुरई में की गई थी। नेक्स्ट इसकी जो तटीय राजधानी है दोस्तों वो कारकोई थी। पांड्य वंशों की तटीय राजधानी कारकोई थी, और वैसी राजधानी इनकी मदुरई थी ओरिजिनल। ठीक है दोस्तों, इनके प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो मछली इनका प्रतीक चिन्ह था, और यह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि दोस्तों जैसे कि भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, वैसे ही श्रीलंका को मोतियों का देश कहते थे। और वैसे भी पांड्य वंश बिल्कुल तमिलनाडु का था, और तमिलनाडु श्रीलंका का पास में ही है, इसलिए यह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि श्रीलंका में मोती बहुत मात्रा में थे, क्योंकि श्रीलंका मोतियों का देश था, इसीलिए तमिलनाडु श्रीलंका के टच में है, तो तमिलनाडु को भी उस समय मोतियों के लिए प्रसिद्ध था तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, फिलहाल तो अभी में तो तमिलनाडु उस समय में पांड्य वंश था। नेक्स्ट, मेगास्थनीज शासन को हेराक्लिस की पुत्री कहता है। मेगास्थनीज पांड्य वंश के शासन को हेराक्लिस की पुत्री कहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जैसे कि मैंने आपको बताया है, मेगास्थनीज पांड्य शासन को हेराक्लिस की पुत्री कहता है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसको भी देख लेना। ठीक है दोस्तों, और इस वंश का प्रसिद्ध शासक नेडियोन था, इसी ने समुद्री पूजा की शुरुआत की थी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो दोस्तों जय हिंद।